कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। वीर ने मैथिली का फ़ोन उठाया और बोला, क्या क्या सच में? मैथिली के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वीर जल्दी से बोलता है, ठीक है, मैं भी कुछ देर में कॉल करता हूँ। बोल फ़ोन रख देता है और मैथिली के पास आकर उसे पकड़कर बोलता है, मैथिली, अच्छी खबर है, इसमें रोने वाली क्या बात है? संभालो अपने आप को, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। मैथिली उसकी तरफ देखती है तो वीर बोलता है, हाँ, दादू के शरीर में हलचल हुई है और डॉक्टर ने कहा है वो जल्द भी अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैथिली बोली, रुद्रा और एलिना? वीर बोला, वो दोनों भी ठीक है, बस अभी बोलने में तकलीफ है, लेकिन जल्द ही वो दोनों भी हम लोगों की तरह सामान्य हो जाएंगे। लेकिन तुम ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकती, अभी तो हमने अपनी लड़ाई शुरू भी नहीं किया और तुम्हारा ये हाल है। मैथिली बोली, तुम जानते हो सब कुछ खो चुके हैं हम, अब कुछ और नहीं खोना है। वीर, मैं जानता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, आराम करो, कल ऑफिस जाना है। मैथिली हाँ बोलकर लेट जाती है, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। ऐसे ही रात सोचते सोचते कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह 5 बजे उसका अलार्म बजा तो जल्दी से उठकर वॉशरूम में गई और कपड़े चेंज किया, फिर जिम में चली गई, जहाँ वीर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने साथ में एक्सरसाइज किया और कुछ देर में बाहर आकर अपने रूम में जाकर तैयार होकर डाइनिंग एरिया में आ गए। साथ में नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गए। आज पूरे 2 साल बाद मैथिली अपने ऑफिस जा रही थी, लेकिन आज मैथिली नहीं, निया बजाज थी। कुछ देर में दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। सब निया का इंटरव्यू पहले ही देख चुके थे तो सब उसे ग्रीट कर रहे थे। निया मैथिली के ही केबिन में जाती है और उसके साथ साथ वीर भी था। सबको समझ नहीं आ रहा था कि मैथिली के केबिन में निया क्यों जा रही है। फिर सोचने लगे, क्या पता मैथिली मैम ने कहा होगा। फिर सब अपना अपना काम करने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद मैथिली का केबिन नॉक होता है। मैथिली बोली, यस। ऑफिस का चपरासी आकर बोलता है, मैम, कोई सर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैथिली वीर को देखती है तो वो अपनी स्वीकृति दे देता है। मैथिली बेली भेज दो और कॉफ़ी भी। कुछ देर बाद जोसेफ केबिन नॉक करता है, प्लीज़ कम। जोसेफ अंदर आता है तो निया के साथ बॉडीगार्ड देखकर उसे अजीब लगता है। जोसेफ बोला, मिस बजाज, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? निया उसकी तरफ देखती है, फिर बोलती है, क्या मैं आपको जानती हूँ? जी नहीं, शायद ये हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। मैथिली बोली, उसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए, मुझे अपना फ़ायदा और नुकसान दोनों पता है। जोसेफ बोला, एक बार बस 5 मिनट ही आपसे बात करना है। मैथिली वीर की तरफ देखती है तो वो बाहर चला जाता है और गेट पर खड़ा हो जाता है। मैथिली, बोलिए, क्या बोलना है आपको मेरे फ़ायदे और नुकसान के बारे में? जोसेफ बोला, कल मैंने आपको एक डील के लिए मेल किया था और आपने बिना देखे ही नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया, कुछ समझ नहीं आया। मैथिली बोली, आपको कैसे पता कि मैंने बिना देखे ही नॉट इंटरेस्टेड बोला है? क्या पता मैंने उसे देखकर बोला हो। जोसेफ बोला, अगर आप उसे देखकर बोलती तो मुझे यहाँ आना नहीं पड़ता, फिर भी मैं आपके साथ उस डील के बारे में एक बार और जिक्र करना चाहता हूँ। मैथिली बोली, ठीक है, आप अपनी फाइल रख दीजिए, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक बार और देख लूँगी, उसके बाद मुझे ठीक लगा तो मैं आपको कॉल कर दूँगी। जोसेफ बोला, लेकिन आप अभी क्यों नहीं देखना चाहती? मैथिली बोली, मिस्टर, क्या नाम है आपका? जोसेफ बोला, जी जोसेफ। मैथिली बोली, बिना नाम जाने मैंने आपको 5 मिनट दिया, इतना काफ़ी नहीं? जोसेफ बोला, लेकिन एक बार देख तो लीजिए। मैथिली बोली, वीर, आप इन्हें बाहर तक छोड़ आइए। वीर जल्दी से अंदर आता है और जोसेफ को बोलता है, सर, आप बाहर चलिए। जोसेफ अब कुछ नहीं बोलता और बाहर चला जाता है, लेकिन उसकी इतनी बेइज्जती इससे पहले कभी नहीं हुई थी और वो यही सब सोचते हुए बाहर निकल गया। वीर उसे बाहर छोड़ अंदर आता है। वीर बोला, मैथिली, क्या बोला उसने और कौन सी डील करने आया था? मैथिली बोली, शेखावत के साथ डील का ऑफ़र लेकर आया था। कल मैसेज किया था तो मैंने नॉट इंटरेस्टेड बोला, जो उसे लग गई, इसलिए सामने से लेकर आया है। वीर बोला, तो तुमने क्या किया, हाँ या ना? मैथिली बोली, इतनी जल्दी क्या है हाँ या ना की, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी बौखलाहट होने दो, फिर देखते हैं। वीर बोला, वाह मैथिली, राजवीर सिंह ठाकुर, अब आएगा मज़ा। और दोनों काफ़ी पीने लगते हैं। जो सब कबीर को सब बता देता है जो जो उसके साथ हुआ था। कबीर उसकी बात सुनकर बोलता है, ठीक है, तुम इस प्रोजेक्ट को छोड़ो और महेंद्र प्रताप पर ध्यान दो। मैं अभी कुछ देर के लिए किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मुझे कोई कांटेक्ट मत करना, मैं आकर तुमसे खुद कांटेक्ट करूँगा। बोल फ़ोन कट कर देता है। कबीर बोला, मैं जो सोच रहा हूँ अगर वो सच है तो मुझे खुद जाना होगा, अब सब कुछ अपने तरीके से पता करना होगा।
अब ये काम कोई और नहीं कर सकता है। इधर मैथिली बोली, वीर महेंद्र प्रताप किधर है, कुछ पता चला? वीर बोला, उसका एक और बेटा है जो इस समय टाइम न्यूजीलैंड में है और अगर हम उसे पकड़ ले तो वो बाहर ज़रूर निकलेगा। मैथिली बोली, और कबीर उसका क्या, वो किधर है? वीर बोला, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, वो 2 साल में महेंद्र प्रताप के कांटेक्ट में भी नहीं है। मैथिली बोली, इसका क्या मतलब है कि कुछ पता नहीं है? हमें उसे ढूंढना है और तुम दूसरा बेटा लेकर आ गए। वीर बोला, क्योंकि जितना वो अपने दूसरे बेटे से कांटेक्ट में रहता है उतना कबीर से नहीं। इसके सारे इनलीगल काम वही देखता है। मैथिली बोली, तुम्हें कैसे पता? क्या पता कबीर उसकी आड़ में सब करता हो। वीर बोला, हो भी सकता है, 1-2 दिन में मैं पता करता हूँ उसके बारे में भी, लेकिन मैंने न्यूजीलैंड जाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। मैथिली बोली, ठीक है, चलो पहला शिकार ही कर लिया जाए। कबीर अपने सीक्रेट रूम में बैठा था, अब उसे गायब होना था, वो भी किसी को बिना बताए। 2 दिन बाद मैथिली अपने केबिन में बैठी थी कि उसकी न्यू सेक्रेटरी आकर बोलती है, मैम एक बंदा आया है अकाउंटिंग के जॉब के लिए। मैंने उससे कितना मना किया, यहाँ पर इस टाइम कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन वो बस एक बार आपसे मिलना चाहता है। बोल रहा है कि जब यहाँ आ ही गया है तो आपसे मिल ले, क्योंकि आप उसकी आदर्श हैं। मैथिली बोली, बोल दो, अभी टाइम नहीं है, किसी और को आदर्श बना ले। सेक्रेटरी चली जाती है। वीर, मैथिली से ऐसे हर किसी से मिलना सही नहीं है तुम्हारे लिए, इस बात का ध्यान देना। मैथिली बोली, पता है वीर, बस तुम जाने की तैयारी करो, आज रात को निकलना है। वीर बोला, हाँ सब तैयारी हो गई है। सेक्रेटरी बाहर आकर देखती है तो वो आदमी अभी भी बाहर ही खड़ा था, आंखों पर मोटा मोटा चश्मा, बाल भी कान से नीचे लटक रहे थे। सिंपल सा शर्ट पैंट टाई लगाया था और सेक्रेटरी के आने का ही वेट कर रहा था। सेक्रेटरी को आता देख जल्दी से जाकर पूछता है, मैम मैं जाऊँ मिलने? जी नहीं, अभी मैम के पास टाइम नहीं है। वो आदमी बोलता है, बस एक बार देखकर चला जाऊँगा मैम, प्लीज़। जी नहीं, आप नहीं जा सकते हैं, नहीं तो हमें सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। वो मन मार कर चला जाता है और सोचता है अब कैसे मिले, और बिना मिले जानना मुश्किल है कौन है और क्या है, चलो कुछ और सोचते हैं, कहकर चला जाता है। कबीर परेशान था क्योंकि निया ने उससे मिलने से इनकार कर दिया था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बिना निया से मिले उसे मैथिली का पता कैसे चलेगा। इधर मैथिली और वीर घर के लिए निकल चुके थे। दोनों घर पहुंचकर कुछ देर आराम करते हैं और फिर कुछ देर बाद कुछ ज़रूरी सामान लेकर अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट से न्यूजीलैंड के लिए निकल जाते हैं। कबीर अपने सीक्रेट रूम में बैठकर सोच रहा था कि कैसे पता किया जाए निया बजाज कौन है। तब तक उसका फ़ोन बजता है। अपना फ़ोन निकाल कर देखता है तो उस पर शैडो नाम शो कर रहा था। शैडो उसका सीक्रेट सारा काम देखता था और कबीर ने मैथिली का पता लगाने का काम भी उसे ही दिया था। कबीर बोला, हाँ शैडो बोलो, क्या खबर है? शैडो बोला, सर निया बजाज न्यूजीलैंड के लिए निकल चुकी हैं, वो भी अपने पर्सनल एयरक्राफ्ट से। कबीर बोला, ठीक है, तुम भी निकलो, वहीं मुलाकात होगी, तुम ध्यान देना, उसे कहीं से भी तुम पर शक ना हो। कबीर अपने आप से बोलता है, आखिर तुम हो कौन? एक सेक्रेटरी इतना कुछ कैसे कर सकती है? अब तो पता लगाना ही पड़ेगा, और वो भी जल्द से जल्द। और फिर वो भी किसी को फ़ोन मिलाते हुए बाहर निकल जाता है। मैथिली बोली, वीर सब सेट है ना, हम उसे कैसे पकड़ेंगे? वीर बोला, मैंने उसे बिजनेस डील पहले ही ऑफ़र कर दिया है और तुम्हें देखकर वो वैसे भी पागल हुआ है और अब हमें इसका पूरा फ़ायदा उठाना है, वो भी उसे बिना कोई मैका दिए हुए। मैथिली बोली, तुम बाहर का सब देख लेना, मैं अंदर का सब देख लूँगी। वीर बोला, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, सब हो जाएगा, मैंने सब सेट कर लिया है। 7-8 घंटे के बाद उनकी एयरक्राफ्ट न्यूजीलैंड पहुंच जाती है। दोनों उतरकर होटल के लिए निकल जाते हैं और फ्रेश होकर लंच रूम में ही ऑर्डर करते हैं। तब तक वीर का फ़ोन बजता है। वीर बोला, हाँ सब तैयारी कर लो, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, 1 घंटे में मीटिंग फिक्स करो, हम निकल रहे हैं। मैथिली बोली, वीर कोई प्रॉब्लम है क्या? वीर बोला, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर होगी भी तो भी मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, 1 घंटे में हमें निकलना है। मैथिली बोली, ठीक है। कबीर भी न्यूजीलैंड पहुंच जाता है। शैडो उससे पहले ही पहुंच चुका था तो वो उसे लेने आता है। कबीर बोला, कुछ पता चला कहाँ है और यहाँ क्या करने आए हैं? शैडो बोला, सर अभी 1 घंटे बाद उनकी मीटिंग है जिग्नेश महेंद्र प्रताप से, लेकिन कहाँ है ये अभी पता नहीं चला है। कबीर बोला, क्या जिग्नेश से मीटिंग? निया बजाज की क्यों? उस जानवर से मीटिंग क्यों कर रही है? और उसके साथ काम मैथिली की कंपनी करेगी? क्या उसे नहीं पता वो कौन है और क्या किया है उसके बाप ने मैथिली के साथ? उसका सब कुछ छीन लिया और निया बजाज उसके बेटे के साथ मीटिंग कर रही है। शैडो, पता करो कहाँ हो रही है ये मीटिंग, मुझे जल्द से जल्द पहुँचना है वहाँ।
सैडो बोला, यस सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे मुझे पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और जल्दी से बाहर निकल जाता है। इधर एक बड़े से बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर जिग्नेश बैठकर निया बजाज की तस्वीर देख रहा था। वाह, कितनी फुर्सत से बनाया है भगवान ने तुम्हें, एक सेक्रेटरी इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। चलो आज तुमसे भी मिलकर पता कर लिया जाए तुम्हारा टेस्ट कैसा है। और अपने गार्ड को इंस्ट्रक्शन देता है, मीटिंग रूम में कोई नहीं आना चाहिए जब तक मैं ऑर्डर ना दूँ। गार्ड बोला, लेकिन सर, बड़े सर ने आपको अकेले छोड़ने के लिए मना किया है। जिग्नेश बोला, तो तुम लोगों को बताने को क्या ज़रूरत है कि मैं अकेले हूँ। और वैसे भी ये जो इतनी खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं ना, वो ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारती, बस दिमाग ही लगाती हैं, जो लगाने का मैं एक बार भी मौका ही नहीं दूंगा, समझे। तो जब तक मैं ना बोलूँ कोई अंदर नहीं आएगा। एक आदमी आकर जिग्नेश से बोलता है, बॉस वो लोग आ गए हैं। जिग्नेश बोला, भेज दो, लेकिन सिर्फ निया बजाज को, और सबको बाहर ही रोक दो। वो आदमी यस बास बोलकर चला जाता है। वीर बोला, मैथिली तुम तैयार हो ना, बस 10 मिनट और सब कुछ खत्म। मैथिली बोली, वीर प्लान चेंज हो गया है। वीर बोला, क्या, लेकिन क्यों, वो भी इतने पास आने के बाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम, अगर तुम नहीं मारोगी तो मैं मार दूंगा, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा। मैथिली बोली, वीर बात सुनो, प्लान बस इतना चेंज है कि उसे मारेंगे नहीं, बल्कि बस उसकी सांसें आए और कभी भी अपनी आंखें ना खोल पाए, मतलब जिंदा लाश बनकर रह जाए। उसके बाप को भी तो पता चलना चाहिए कि उसकी औकात। वीर बोला, लेकिन अगर वह बच गया तो। मैथिली बोली, नहीं बचेगा, बस सांसें लेगा, आंखें कभी नहीं खुलेगी उसकी। चलो अब जल्दी वेट कर रहा होगा वो अपनी मौत का, वो भी बड़ी शिद्दत से, और जल्दी से आगे बढ़ जाती है। जब दोनों गेट पर पहुंचते हैं तो वीर को बाहर गेट पर ही रोक देते हैं। वीर मैथिली को इशारा कर देता है, तुम जाओ, मैं संभाल लूँगा। मैथिली अंदर बढ़ जाती है। जिग्नेश सोफे पर बैठा था, जिसे मैथिली को देखते ही उठ जाता है और जल्दी से उसके पास आकर उसके सामने अपना हाथ बढ़ा देता है। मैथिली भी स्माइल के साथ अपना हाथ आगे कर देती है। जिग्नेश उसके हाथ पर अपना हाथ कसने लगता है, जिसे मैथिली बहुत अच्छे से समझ रही थी। मैथिली बोली, मिस्टर जिग्नेश, क्या पहले मीटिंग कर ले या कुछ और चाहते हैं आप। जिग्नेश उसके हाथ को अभी भी पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ को उसके कमर की तरफ बढ़ाकर उसे अपने पास खींच लेता है। मैथिली भी कोई ऐतराज़ नहीं करती है, क्योंकि उसे भी इसी मौके की तलाश थी जब जिग्नेश उसे खुद के इतने करीब करे और वो अपना काम आसानी से कर सके। जिग्नेश उसके चेहरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है कि मैथिली अपने पॉकेट से इंजेक्शन निकाल कर एक झटके में उसके गर्दन में इंजेक्ट कर देती है। जिग्नेश आह की आवाज़ कर जल्दी से मैथिली को छोड़ अपनी गर्दन पर हाथ रख लेता है। मैथिली बोली, क्या बात है जिग्नेश, तुम तो इतनी जल्दी छोड़ दिए मुझे, अभी तो तुम्हारा बेड हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। और एक तेज़ घूंसा उसके मुंह पर मारती है। जिग्नेश तिलमिला जाता है, उसके मुंह से तो जैसे कोई शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। मैथिली उसके कॉलर से पकड़कर उसका सर तेज दीवार पर दे मारती है, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगता है। ऐसे 3-4 बार करती है, फिर उठाकर शीशे के टेबल पर पटक देती है। टेबल टूटकर बिखर जाता है और उसके साथ ही जिग्नेश का शरीर भी उसका साथ छोड़ देता है और वो किसी लाश की तरह लुढ़क जाता है। इन सब की आवाज़ बाहर नहीं जाती है, क्योंकि रूम साउंड प्रूफ था। मैथिली वीर को मैसेज करती है, काम हो गया, वीर बाहर आ जाओ, सब रास्ता क्लियर है। मैथिली जल्दी से बाहर निकल जाती है, जहाँ वीर पहले ही उसका इंतज़ार कर रहा था। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठ होटल के लिए निकल जाते हैं। सैडो कबीर के पास आता है, सर आरटीएस टावर पर मीटिंग थी, लेकिन। कबीर बोला, सैडो जल्दी बोलो, क्या लेकिन। कबीर सैडो को बोलता है, क्या हुआ, जल्दी बोलो, लेकिन सैडो को समझ ही नहीं आता है क्या बोले और कैसे बोले। कबीर अब गुस्से में बोला, सैडो मैं कुछ पूछ रहा हूँ। सैडो बोला, बास वो जिग्नेश की बॉडी पूरी पैरालाइज हो गई है, उसके अंदर कोई ऐसा इंजेक्शन इंजेक्ट किया गया है कि शायद ही वो अब कभी उठ पाएगा। कबीर बोला, और ऐसा किसने किया, उसकी मीटिंग तो निया बजाज के साथ थी ना। तो वेट, मतलब ये सब पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। मतलब निया जिग्नेश को जानती थी कि वो महेंद्र प्रताप का बेटा है, और उसने मैथिली के साथ क्या किया है। वो गॉड, मैंने क्यों नहीं सोचा उसे मारने के बारे में। कोई बात नहीं, जो मैंने नहीं सोचा वो निया बजाज ने सोच लिया, लेकिन महेंद्र उसके पास पहुँचे तब तक हम महेंद्र के पास पहुँच जाते हैं, जिससे वो निया को नुकसान ना पहुँचा सके। सैडो बोला, लेकिन सर निया निकल चुकी है इंडिया के लिए, अब हमें भी इंडिया के लिए निकल जाना चाहिए। कबीर बोला, हाँ, लेकिन मैं अभी इस मातम को एंजॉय करना चाहता हूँ। हम कल इंडिया चलेंगे, तुम जाओ पता करो महेंद्र प्रताप कहाँ है। सैडो बोला, यस बस बोलकर चला जाता है।
कबीर बोला, निया 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 तुम कौन हो और तुम अकेले तो बिल्कुल नहीं हो, इतना दिमाग, बस एक बार तुम तक पहुंच जाऊं बस, फिर तो मुझे पता लगाने से कोई नहीं रोक सकता कि तुम कौन हो। जो मैं सोच रहा हूँ काश वो सही हो। इधर मैथिली और वीर अपने एयरक्राफ्ट में बैठ चुके थे। अब उन दोनों को कोई डर नहीं था। अब कुछ ही देर में इंडिया लैंड हो जाएंगे। मैथिली आंखें बंद करके लेटी हुई थी। वीर बोला, मैथिली मैंने यहाँ सब सेट कर दिया है, बस अगला टारगेट जल्दी से मिल जाए। मैथिली बोली, कबीर को ढूंढो किधर है, उसके बाद ही कुछ सोचना है। वीर बोला, लेकिन महेंद्र प्रताप के कमर की हड्डी तोड़ दिया है, अब कबीर भी मिल जाएगा, तुम परेशान क्यों हो रही हो। मैथिली बोली, वीर जब से हम यहाँ आए हैं कबीर का कुछ पता नहीं है और तुम बोल रहे हो कि मिल जाएगा। मुझे जल्दी से जल्दी उसका पता चाहिए, उसकी वजह से मेरे साथ जो भी हुआ उसका सब सूद समेत वसूल करूंगी। वीर बोला, हाँ बस 2 दिन दे दो, मैं कबीर का पता तुम्हें दे दूंगा, फिर तुम्हारी मर्जी, जो करना हो कर लेना, मुझे तो उस महेंद्र प्रताप से मिलना है। मैथिली बोली, ठीक है अभी आराम करो, और फिर से आंखें बंद कर लेती है। उधर महेंद्र प्रताप पागल हो रहा था। जिग्नेश के बारे में सुनकर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। इतनी सिक्योरिटी को तोड़ा किसने, और जिग्नेश की ऐसी हालत, उसका तो जैसे दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। इकलौता बेटा और वो भी इस हाल में, वो सब चीज़ें इधर उधर फेंक रहा था। आज तक सिर्फ उसने ही लोगों की ज़िंदगी बर्बाद किया था, आज पहली बार उस पर वार किया गया था, वो इस तरह से कि कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। महेंद्र प्रताप, मोंटी, कबीर किधर है, पता करो, ज़रूर उसी ने किया होगा ये सब अपना बदला लेने के लिए। मोंटी बोला, यस बॉस, मैं अभी पता करता हूँ, और फिर वहाँ से चला जाता है। महेंद्र प्रताप बोला, कबीर तूने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, जिसे मैंने सबसे छुपा कर रखा, तूने उसे मारने की हिम्मत की है। अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। मैं तुमसे इसलिए नहीं उलझना चाहता था कि जिग्नेश पर तेरी नज़र ना पड़े, लेकिन उसे टारगेट करके तूने बहुत बड़ी गलती किया है। अभी तूने महेंद्र प्रताप का असली रूप नहीं देखा है, जिसने तेरे बाप को मार तेरी माँ को इतने सालों कैद रखा। अब तुझे पता चलेगा महेंद्र कौन है और आज तक तुझे क्यों छोड़ता आया है। और अपने हाथ में पकड़ा शैंपेन का बोतल वहीं पर पटक देता है। कबीर भी अभी वहीं बैठा था। उसे जहाँ एक और खुशी हो रही थी, वहीं दूसरी ओर ये सोच रहा था कि उसकी नज़रों से जिग्नेश कैसे बच गया, और निया ना केवल उसके पास पहुंची बल्कि उसे उस हाल में पहुंचा दिया कि ना तो वो जी सकता है और ना ही मर सकता है। लेकिन ये महेंद्र प्रताप को उसने सबसे बड़ी चुनौती दिया है। आगे क्या करेगा, क्या वह जान पाएगा कि निया ने किया है। अगर वह जान गया तो निया पर इस समय सबसे बड़ी मुसीबत आने वाली है। लेकिन कोई बात नहीं, जितना छुपना था छुप लिया महेंद्र प्रताप। तुम्हें तुम्हारे बिल से निकालने का काम तो निया ने किया, और अब मरेगा तू मेरे हाथों, वो भी कुत्ते की मौत। तुझे कोई और नहीं मार सकता, तेरा शिकार तो मैं ही करूँगा, वो भी अपने हाथों से। बहुत छोड़ दिया तुझे, अब होगा तेरा और मेरा आमना सामना, तो तैयार हो जा मिलने के लिए अपने बाप से। आ रहा है कबीर सिंह शेखावत तुमसे मिलने। मैथिली और वीर इंडिया पहुंच चुके थे। आज दोनों ही खुश थे क्योंकि उनका पहला मिशन कंप्लीट हो चुका था, वो भी बिना किसी मुसीबत के, और अब आगे के लिए तैयारी करनी थी। लेकिन अब तक तो महेंद्र प्रताप और कबीर को जिग्नेश के बारे में पता चल चुका होगा, और अब आगे के रास्ते आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाले थे। उनका एयरक्राफ्ट रनवे पर उतर चुका था और गाड़ियां पहले से ही उन दोनों का इंतजार कर रही थी। वीर मैथिली के लिए कार का गेट खोलता है और उसके बैठने के बाद खुद भी बैठ जाता है। दोनों कुछ देर में घर पहुंच जाते हैं तो घर के हाल में शिवम बैठा उन्हीं का इंतजार कर रहा था। मैथिली जल्दी से उसके पास आती है। मैथिली बोली, शिवम क्या हुआ, दादू कैसे हैं, और रुद्र एलिना सब ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मैम सब ठीक है, आप इतना परेशान क्यों हैं। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो उनके साथ होना चाहिए, मैथिली बोली। शिवम बोला, मैम मैंने आपको 2 सालों से नहीं देखा तो बस मिलने आ गया, आप कैसी हैं बस यही जानने के लिए। अब मैं आपसे मिल लिया और देख लिया, अब दादू को जाकर बता दूंगा आप बिल्कुल ठीक है, तो क्या पता वो जल्दी ठीक हो जाएं। आप एक बार आकर उनसे खुद भी मिल लीजिए, क्या पता आपकी आवाज़ सुनकर वो भी और जल्दी उठ जाएं और रुद्र और एलिना भी जल्दी ठीक हो जाएं। मैथिली बोली, अभी मैं किसी से नहीं मिलूंगी जब तक अपने दुश्मनों का खेल खत्म नहीं कर दूं, और आज के बाद तुम भी मुझसे नहीं मिलोगे जब तक मैं ना बोलूं, समझे। और तुम इस बार अकेले नहीं जाओगे, तुम्हें छोड़ने के लिए स्पेशल कमांडो जाएंगे, वो भी किसी की नज़रों में बिना आए। आगे के कोई काम करने से पहले पूछ लेना, तुम्हारा एक कदम हमारा पूरा खेल खत्म कर सकता है, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती।
शिवम बोला, जी सॉरी मैम, आज के बाद जब तक आप नहीं बोलेंगी मैं नहीं आऊँगा। मैथिली वहाँ पर खड़े कमांडो को बोलती है, इन्हें सेफ्टी पहुँचा दो, और वो शिवम को लेकर चले जाते हैं। वीर बोला, मैथिली शिवम को ऐसे नहीं आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम फ्रेश होकर आओ, चलो डिनर करते हैं, मैं भी 10 मिनट में आ रहा हूँ। और फिर दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वीर सोचता है, शिवम तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए था, तुम मेरा बना बनाया खेल ऐसे नहीं बिगाड़ सकते हो। क्या कबीर यह जान पाएगा कि निया बजाज ही मैथिली ठाकुर है? वीर किस खेल की बात कर रहा है? क्या वीर मैथिली के पीछे से कोई चाल चल रहा है? क्या मैथिली जो वीर को समझ रही है उसकी सच्चाई वो न होकर उसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है? क्या कबीर मैथिली को वीर की राज से बचा पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।